तो और मैं दोस्तों, आपका क्या हाल है। मैं सीए गौरवपल आपका वेलकम करता हूँ एक और वीडियो में। और काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि ऑफिस से थोड़ा फुर्सत नहीं मिल पा रही थी और बहुत सारे कमेंट्स भी आए कि हमें और वीडियोस चाहिए जिसमें आपको बताना है प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज और ऑडिट की प्रिपरेशन कैसे करनी है और एक्सपीरियंसेस जिसके आपसे मैं शेयर करूँ जिनको मैंने थोड़ा गाइड करा और वो क्लियर हो गए। तो आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ अपने दोस्त के साथ जिसका नाम है सीए अक्षय जैन। तो इसका स्टोरी ऐसी कि आपको पता होगा कि मैंने ना लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी अपने टाइम पे जब मैं फाइनल की प्रिपरेशन कर रहा था। तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे जिनमें से कई आईपीसीसी की तैयारी कर रहे थे, कई फाइनल की, कई सीपीटी की और गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे होते थे। तो ये मुझे वहाँ पे मिला और इसका भी कह लो कि वहाँ पे प्रिपरेशन करा था और इसके अटैम्प्ट थोड़े हो गए थे फाइनल के। तो अब तेरे कितने अटैम्प्ट हुए थे फाइनल के उस टाइम पे? उस टाइम पे मेरे थर्ड अटैम्प्ट था। इसका थर्ड अटैम्प्ट था। और आप कह लो कि जब मैंने इसको देखा तो मुझे खुद पे डाउट हुआ कि मैं कुछ तैयारी नहीं कर रहा हूँ। ये उस टाइम पे बहुत डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहा था ना वहाँ बैठ के। और मैंने भी तब नई लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी। तो इस बेसिस पे क्या मेरी वहाँ पे थोड़ी रिवीजन हो जाएगी, थोड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी अच्छी। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पे जाके प्रिपरेशन तो हुई, लेकिन अब हुआ कि आपको ये बता दूं कि इस अटेम्प्ट में ये भी सीए बन गया है। और अब इससे एक बार ये पूछते हैं कि इसने कुछ सब्जेक्ट, जैसे आपको पता है कि आपने मुझसे कमेंट में पूछा था कि ऑडिट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, मतलब, और उसके अलावा डीटी में या एसएफएम में अप्रोच क्या फॉलो करनी है। तो मुझे लगता है आपको एक बारी मैं इससे पूछ के बताता हूँ कि इसने अभी कैसे एक्सपीरियंस करा और उसने कैसे प्रिपरेशन करी। तो पहले स्टार्ट करते हैं ऑडिट में। तो इससे पूछते हैं कि ऑडिट क्या इसका तरीका था। तो ऑडिट में बेसिकली तूने कैसे करी? ऑडिट में मैंने पहले तो मैं संजय सर आपकी बुक पढ़ता था, ठीक है, और उनकी वॉइस क्लिप्स आती थी वो करता था। फिर जब आपने मेरे को रिकमेंड किया था पंकज गर का, तो मैंने उसके बाद पंकज गर का स्कैनर खरीदा था। और मेरी बेसिकली ये थी कि थ्योरी में संजय सराफ और उनकी वॉइस क्लिप से पढ़ता था और पंकज गर के स्कैनर से मैं क्वेश्चन करता था। जो पेपर आता था ना, वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता था कि मैं उसको टैकल कैसे करूँ। लेकिन जब मैंने पंकज गर का स्कैनर करा तो थोड़ा ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। तो ऐसे मैंने करके थ्योरी में वहाँ से पढ़ता था, संजय साहब से वीडियो क्लिप्स वगैरह लेता था, अमेंडमेंट पूरी पढ़ता था। और मैंने स्कैनर की जो प्रैक्टिसिंग थी क्वेश्चन की, वो मैं पंकज गर के स्कैनर से करता था। अच्छा, तो देखो गाइस, देखो हमने क्या बता रहा है कि इसने ये ऑडियो क्लिप्स देखी, संजय साहब का देखा, और इसके अलावा स्कैनर भी इसने काफ़ी बार रिविजन करी। और स्कैनर में रिवीजन करने का मतलब ये होता है कि उसमें से आपको जो क्वेश्चन दिए हैं उसकी थोड़ी बहुत राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी चाहिए अगर आपकी एग्जाम में स्पीड स्लो है। तो ये मैंने इसको वहाँ पे रिकमेंड करा, जो कि मैंने भी आपको रिकमेंड करा था अपनी पिछली वीडियोस में कि ऑडिट के अंदर स्कैनर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। या अगर आप स्कैनर नहीं भी कर रहे हो तो और भी बहुत सारे मटेरियल्स मार्केट में अवेलेबल है। जो आपको एक चीज़ देखनी है कि उसमें ऐसे अगर 90% मटीरियल कवर होना चाहिए तब आप वो ले सकते हो। और दूसरी बात ये कि अब इससे पूछते हैं कि भाई इसने इतने अटैम्प्ट, जैसे 3 अटैम्प्ट इसके हो गए और फाइनली ये सीए बन गया, तो ये इसने गिव अप नहीं करा। तो अब इससे पूछते हैं कि भाई इतनी एनर्जी कैसे आई और इसने कैसे कवर अप करा। तो इसके बारे में क्या पता? एनर्जी से आई कि मेरा बस एक ही मोटिव था कि मुझे ना गिव अप नहीं करना है। मेरे को सीए बनना था, चार्टर्ड बनना था एनी हाउ, चाहे जितनी भी सिचुएशंस है, चाहे मैं जॉब कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा ये मोटिव था कि मेरे को ना एक खुशी नहीं मिलती थी अगर जब तक मैं सीए ना बन जाऊँ। तो एक डेडिकेटली मेरा यही रहता था कि मेरे को एनी हाउ ना चार्टर्ड तो बनना ही है। बस मैं उसके लिए देखता था कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, उस चीज़ के ऊपर मैं मेन फोकस करता था। जैसे मैं कभी ऑडिट में लैग कर रहा था तो इन्होंने, गौरव जी ने मेरे को बताया था कि आप ना पंकज गर का स्कैनर करो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो मैंने पंकज गर का स्कैनर नहीं किया था। पहले मैं खाली संजय सर आपकी बुक थ्योरी और वीडियो क्लिप्स वगैरह सुन के एकदम क्रैम कर लेता था। लेकिन जब उन्होंने स्कैनर को मुझे बताया तो मेरे को वो चीज़ बड़ी हेल्प करी। और ऑल्दो मेरे को इस चीज़ के अंदर इतनी हेल्प की कि मेरे को पहले एक टाइम पे ऐसा लगता था कि ऑडिट बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जब मैं कर रहा था तो धीरे धीरे एक ना कमांड आने लगी मुझे उससे। तो गाइस देखा हमने इससे क्या बताया कि कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में तो डिफिकल्ट लगती है, लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में उसको आगे करने की कोशिश करते हो तो आप उसको कर लेते हो। तो ऑडिट का मैं आपको स्टार्टिंग से बताया हूँ। तो इसमें ये सीन होता है कि देखने में तो आपको लगेगा कि यार एक बार में पूरा कोर्स करना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा ऐसा इरेलेवेंट कंटेंट है जो कि आगे प्रैक्टिकल लाइफ में भी इतना यूजफुल नहीं होता। वो कंटेंट्स है इस सिलेबस के अंदर। लेकिन क्लियर करने के लिए और सीए बनने के लिए जस्ट ये टॉपिक्स करना बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं ऑडिट के अंदर दिए हुए, आपको पता है सीए फाइनल ऑडिट में। तो अब बात करते हैं ऑडिट का। मैंने आपको बताया कि ये सीन है। और देखो ऑडिट में क्या, आप जितनी ज़्यादा रिविजन करोगे, कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रिकॉल करोगे और वीडियोज़ भी देखोगे, ऑडियो क्लिप्स हो गए, तब आप कुछ कर सकते हो। ऑडिट में 40 क्या 50, 60, 70 भी आ सकते हैं आपकी, कोई बड़ी बात नहीं है।
अब देखते हैं कि इसके अलावा इसने क्या कहते हैं अकाउंट्स का जो अपना FR का एग्जाम होता है, FR की इसने कैसे प्रिपरेशन करी और वो पूछते हैं इससे। FR की प्रिपरेशन में मेरा ये था कि मैंने पहले एक PS बेनीवाल की क्लास ले रखी थी, जो कि मैंने वीडियो क्लास ली थी। तो मेरे को ना उनके सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो नोट्स होते हैं ना, उनके जो नोट्स होते हैं वो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थे। तो मैंने उनके नोट्स बहुत पढ़े और उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके जो क्वेश्चन बैंक था वो बहुत रिलेटेड था स्टडी मैट का। उसके ना मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे ना वो स्टडी मैट के थे। मैंने पहले वो किया, फिर उसके बाद मैंने साथ साथ PS बेनीवाल का क्वेश्चन बैंक भी करता था। उसके साथ साथ मैंने ना स्टडी मैट किया और अपना प्रैक्टिस मैनुअल किया। तो मैंने ना जो ICAI के जो मॉड्यूल थे वो मैंने बहुत अच्छे से किए, जो मुझे एग्जाम्स के अंदर हेल्प किए। तो देखो आपने गाइस से क्या बताया कि जो इसने प्रिपरेशन करी FR का, जो इसने मटेरियल चूज करा, अगर आप ये वाला मटेरियल चूज करोगे तो आपके FR में एक अच्छे मार्क्स आने के चांसेस तो है ही। और FR के एग्जाम में आपको पता होगा कि एग्जाम्शन लाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, एग्जाम्शन आराम से आती है FR के एग्जाम में, प्रोवाइडेड कि आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए FR के एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। और अब इससे पूछते हैं, FR का मैंने पूछ लिया, ऑडिट का मैंने पूछ लिया। अब मुझे लगता है कि एक DT का एग्जाम है, डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम भी आपको लगता है यार एग्जाम के एक दिन पहले कैसे हम प्रिपरेशन कर ले सारा कोर्स, तो वो भी बहुत मुश्किल होता है। वो इससे पूछते हैं कि इसने DT के लिए कैसे कवर अप करा। जो DT का था, वो DT के लिए मैंने क्या किया था, मैंने ना DT सेल्फ पढ़ी थी। तो DT के अंदर मैं क्या करता था, जो भी उसके जो नोट्स वगैरह होते थे ना वो मैं खुद बनाता था चैप्टर्स के। तो चैप्टर के नोट्स मैंने बहुत सारे, हर एक चैप्टर के ना काफ़ी सारे नोट्स बना रखे थे। हर एक चैप्टर का मैं स्टेपलर करता रहता था। तो जैसे मैं हैंड रिटन नोट्स खुद बनाता था, उसके जितने भी जो प्रोविजंस हो गए ना मैं खुद लिखता था। और फिर मेरा क्या रहता था कि मेरे को ना हर एक कोई भी एक चैप्टर का नोट्स ना आखिरी में जब मैं लाइब्रेरी से जाता था तो मैं इसको रिवाइज करता था। तो मेरा ये रहता था ताकि अगर जब मेरे पास जब एग्जाम का टाइम आए तो जो मेरे हैंड रिटन जो नोट्स होते थे वो इतने शॉर्ट हो जाते थे और इतनी बार मैं रिपीट कर चुका होता था कि वो प्रोविजन मेरे माइंड में एकदम सेटअप हो गए थे। तो देखो गाइस, DT की अगर तैयारी करनी है जो इसने बताया, तो इसने बहुत अच्छा तरीका बताया आपको। ऐसे ही अगर आप करोगे तो मुझे लगता है कि एग्जाम के एक दिन पहले पूरा कोर्स रिवाइज करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप जैसे बता रहे वैसे करो। प्लस मेरा भी, मैं DT की मैंने भी वीडियो बनाई थी पहले, अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था। तो मैंने भी ऐसे ही करा था। मेरा क्या था कि मैंने खुद के जो BB सर का मैंने कंपाइलर मैंने आपको बताया था जो होता है क्वेश्चन बैंक जो है DT में, आपको क्या है कि गाइस कंसेप्ट एक दिन पहले जो है आपको क्लियर होने 90% तो आपको होने चाहिए क्लियर। जिससे क्या होगा कि आपने एक बार पूरा गो थ्रू कर रहे हो, आपने BB सर की रिवीजन वीडियो देखी, उसके अलावा आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन भी सॉल्व करना बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं बिना क्वेश्चन सॉल्व कर एग्जाम में चले जाएंगे, तो उससे आप क्लियर नहीं कर पाओगे। पर DT में आपको पता है कि टाइम आफ्टर टाइम वो ऐसे क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें एडजस्टमेंट हर बार यूनिक होती है। वो तब आप कर पाओगे जब आपकी आपने प्रिपरेशन अच्छी करी है, आपने रिवीजन, आपने प्रैक्टिस करी है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये DT का आपको, अगर आप ऐसे करते हो DT का, तो DT में भी आपकी एग्जामिशन लाने में भी बड़ी बात नहीं है, कोई भी ला सकता है। तो अब एक बात देखते हैं, इसके अलावा SFM का एक बार पूछते हैं कि SFM की कैसे करी जाए। SFM की मैंने जो तैयारी की थी, मैंने आदित्य जैन सर की एक बारी पहले वीक वीडियो देखी थी, जो उनकी लीक हो गई थी वीडियो, वो देखी थी मैंने। और उसके बाद उनके जो नोट्स थे, मैंने उनके नोट्स से खुद ही पढ़ा था। और मैंने सबसे ज़्यादा ना SFM के लिए जो SFM का जो स्टडी मैट है और जो SFM का प्रैक्टिस मैनुअल है, मैंने बस वो ही पढ़ा था। जो भी सारे क्वेश्चंस थे ना, मैंने अपने डाउट्स, मेरे जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आदित्य जैन के जो कॉन्सेप्ट बुक आती है, जो उनके सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स थे वो पढ़े थे। और जो मैंने प्रैक्टिस की थी, प्रैक्टिस मैंने जो ICAI का मॉड्यूल है, जो स्टडी मैटर, जो प्रैक्टिस मैनुअल्स है, उसके सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे से किए थे। मतलब 2-2 बार मैंने किए थे, ताकि जब मैं फाइनल में, जब मेरे एग्जाम्स आने हो तो मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे को कौन से सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने हैं उस टाइम। तो देख लो गाइस, अगर ऐसी प्रिपरेशन कोई भी करेगा तो आप ये समझ लो एग्जाम का क्लियर होना तो 100% क्या 1000% श्योर ही है। मतलब जब आप इतना टाइम दे रहे हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, और आपको पता है कि भाई कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस मॉड्यूल से करनी है और कौन से टॉपिक्स को टारगेट करना है, तो आपको क्लियर करने से एग्जाम कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये SFM का इसका एक्सपीरियंस है, इसने SFM की तैयारी ऐसे करी थी। अब गाइस ये तो बात होगी इसने तैयारी कैसे करी। जो कुछ सब्जेक्ट्स जो मैंने आपसे डिस्कस करी वो सब्जेक्ट्स थे जिसमें तैयारी करना बहुत ही ज़्यादा एक CA स्टूडेंट को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। हर एक के बस की बात नहीं है कि वो एक सही मायने में इसकी तैयारी स्टार्ट कर पाए। हालांकि पता सबको है कि भी एग्जाम में क्या टॉपिक्स आने, लेकिन क्लैरिटी हर एक को नहीं है कि भी स्टार्ट कैसे करना है, इनिशिएट कैसे करना है, वो नहीं पता। तो आई थिंक वीडियो की वजह से आपको यही पता चला है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है और कैसे एग्जीक्यूट करना है।
अब क्या ये देखते हैं कि आप भी कह रहे हो कि यार मल्टीपल अटेम्प्ट हो गए, तो उस केस में यार बहुत इश्यूज होते हैं कि यार मतलब मान लो कि पढ़ने का मन नहीं करता, या उसके अलावा गिव अप करने का मन कर गया, या उसके अलावा यार फैमिली प्रेशर्स भी होते हैं कि भाई बहुत दिक्कत आ रही है कि मतलब फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भी मान लो कुछ उनको जॉब करना जरूरी है, तो हम प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे। तो ये पूछते हैं कि ये सब चीज़ें इसके साथ हुई थी और इसने कैसे ओवरकम करी। जॉब तो मैं मोस्ट IPCC से ही कर रहा था। मैं जो स्टूडेंट था वो डायरेक्ट एंट्री का स्टूडेंट था, ठीक है। मैं अटैम्प्ट दे रहा हूँ, मई 14 से मैं कॉन्टीन्यूसली पेपर दे रहा हूँ। पहले मैं IPCC के दे रहा था, फिर फाइनल के दे रहा था, लेकिन मैं कॉन्टीन्यूटी में पेपर दे रहा था। पहले मैंने ट्रेनिंग की, मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हुई उसकी 2017 में, फिर 2017 के बाद मैं कॉन्टीन्यूसली जॉब भी कर रहा हूँ, एग्ज़ाम भी दे रहा था। जिस फर्म में मैंने ट्रेनिंग की उससे मैंने अलग दूसरी फर्म में मैं जॉब कर रहा था। लेकिन मेरे को पहले CA फर्म के अंदर तो मेरे को छुट्टी मिल जाती थी 1-1.25 महीने की, लेकिन फिर फाइनल्स में आके मैंने अपनी कंसल्टिंग ग्रुप में कंपनीज में मैं जॉब करने लग गया, लेकिन मेरे को वहाँ पे छुट्टी नहीं मिलती थी। मेरा ये मेन इशू यही था कि मेरे को ना छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, इस वजह से मेरे अटेम्प्ट्स भी लग रहे थे। तो जब मेरा सेकंड ग्रुप मैंने पहले दिया था वो तो मेरा क्लियर हो गया था, लेकिन फर्स्ट ग्रुप के लिए मेरे को ना छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। तो मैंने फिर यही सोचा कि पहले ना मैं जॉब को एक बारी छोड़ देता हूँ, और जिस अटैम्प्ट में मैंने उस जॉब को छोड़ा और मैंने बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ अपने एग्ज़ाम्स पे फोकस किया, तो ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट था जो मैंने अभी क्लियर किया है। उसमें मेरा क्लियर हो गया बिना जॉब के। जॉब छोड़ना मेरे लिए एक सही डिसीजन रहा। तो गाइस देखा हमने इसने बताया कि 7 साल इसने जॉब भी करी और जस्ट अभी जॉब छोड़ दी, क्योंकि यार आपको पता है कि एक तो चीज़ होती है फैमिली को सपोर्ट करना, वो करना भी ज़रूरी है, लेकिन अब बात ये आती है कि उसके साथ साथ प्रिपरेशन पे भी हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जो कि जॉब के साथ साथ हम उस टाइम पे नहीं दे पाते। तो अब मेरा इसमें ये सजेशन रहेगा, मतलब मैं ये बोलूँगा, अगर आप सोच रहे हो आपके मल्टीपल अटैम्प्ट हो गए, तो गाइस एक बार ध्यान रखना है कि अगर आप CA बनोगे आगे मल्टीपल अटैम्प्ट के बाद, तो आप कैंपस में बैठोगे, ऑफ कैंपस भी जाओगे, तो वो आपसे ये क्वेश्चन पहले पूछते हैं कि आपने पहले काम क्यों नहीं करा। अगर आपने काम पहले कर लेते तो थोड़ा वही 1-1.5 साल एक्सपीरियंस आया था या कुछ एक्सपीरियंस आपको होता, उस केस में ना आपकी पहली जॉब लगने में जो डिफिकल्टी आती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए इसकी बात से समझ आती है कि आपको साथ ना अगर इनकेस आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो गए तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको कहीं पे अपने प्रोफाइल में जॉब ढूंढ लेनी चाहिए, या प्रोफाइल दूसरी भी है तो एज ए एक्सपीरियंस आपको काम कर लेना चाहिए, जिससे आगे चल के आपको एक वो फेस ना करना पड़े, भाई क्या कहते हैं, आपको दिक्कत ना हो। वो बोले आपको एक्सपीरियंस है, आप बोले मुझे एक्सपीरियंस है, तो आपको जॉब पे ले लेंगे वो, तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो अब इससे पूछते हैं कि भाई आपकी जैसे इसके भी मल्टीपल अटेम्प्ट हो गए, आपने बताया, तो अब जैसा आपकी भी कईयों की मल्टीपल अटेम्प्ट हो गए होंगे या जिनका पहली बारी में भी क्लियर हो गया होगा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इससे पूछते हैं कि भाई जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट हो गए तो इसके हिसाब से उनको कैसी अप्रोच फॉलो करनी चाहिए आगे। मेरे मल्टीपल अटेम्प्ट्स तो हो गए हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल मेरी GMCS की ट्रेनिंग चल रही है, मैंने कैंपस के लिए भरा हुआ है, लेट्स सी कि कैंपस में क्या होता है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ना मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो तो गए, लेकिन आप इस चीज़ को लेके ना डरना मत, ठीक है। अटेम्प्ट्स हो गए, लेकिन आप ये देखो कि अब आप क्वालिफाइड हो गए हो। पहली बार शायद आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है, लेकिन आपको आगे ना एकदम बहुत ब्राइट फ्यूचर मिलेगा। स्टार्टिंग में मैं कह रहा हूँ कि ठीक है कि फर्स्ट जॉब लगने में हम किसी भी फर्म से, या ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी कंपनीज भी जो होती हैं वो पहले नॉलेज को प्रेफरेंस देती हैं कि आपका काम कितना, आपको नॉलेज कितनी है। ऐसा भी होता है कि जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में पास हुए हो और आपके मल्टीपल अटेम्प्ट है, लेकिन आप उनको भी जंप करके आगे जा सकते हो। तो कभी इस चीज़ को ना अपने ऊपर हैवी मत होने देना कि आपके मल्टीपल अटेम्प्ट हो गए हैं। बस इस चीज़ को रखो कि हाँ, बी पॉजिटिव, अपने आप को ये रखो कि हाँ मैं क्वालिफाइड बन गया हूँ तो मैं आगे भी और अच्छा कर सकता हूँ। जो इसने कितनी बढ़िया बात बताई कि जो अगर आपने पहले जो इसने बताया, अगर आप वैसे चलोगे इसके हिसाब से तो आप आगे बहुत तरक्की करोगे, क्योंकि इसने अपना एक्सपीरियंस जो शेयर किया है ना, तो ये इसका ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि आप मान लो मेजॉरिटी स्टूडेंट जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट्स होते हैं उनके भी ये एक्सपीरियंस मैं मानता हूँ रहते होंगे। तो ये आप जैसा आप मुझे कमेंट करके पहले बता रहे थे कि भाई थोड़ी गाइडेंस की कमी है, या साथ मल्टीपल काम भी करने हैं, या मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो गए तो अल्टीमेटली मल्टीपल अटेम्प्ट्स को डील कैसे करना है, तो वो इसलिए बताया कि ऐसे करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अब एक बात आती है कि भाई मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद आप कह रहे हो कि भाई जॉब लगने में कोई चैलेंज हो सकता है नहीं, तो उसमें चैलेंज ये होता है कि पहली जॉब लगने में थोड़ी दिक्कत आती है, वो तो नॉर्मल वाली बात है। पहली जॉब में क्योंकि वो कहेंगे यार, कई कंपनी, सारी नहीं, कई कंपनी ऐसी जो ना अटेम्प्ट्स को प्रेफर करती है, तो वो कहती है यार कि आपके इतने अटेम्प्ट्स हैं तो हम आपको कंसिडर नहीं कर सकते इस टाइम पे। तो उनका इंडायरेक्टली मतलब होता है कि आप पहले एक्सपीरियंस गेन कराओ मीडियोकर फर्म में जाके, उसके बाद वो आपको कंसिडर कर लेंगे। तो ये बात में माइंड में क्लियर रखना।
और उसके बाद ये वीडियो में मैं ये कहना चाहूँगा लास्ट में कि क्या कहते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लेना, और मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। और ताकि मैं चाहता हूँ कि ये जो इसका एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस ज़्यादा लोग देखेंगे तो उनसे उनके माइंड में क्लैरिटी आएगी। अगर उनके मल्टीपल टाइम्स हुए हैं तो भी ऐसे फॉलो करना चाहिए। अगर वो ऐसे फॉलो करते हैं तो यार अब आपको लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप ये बात मान लेना, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नए किसी का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपसे, जिसको मैंने भी गाइड करा था और आज वो सीए बन गया है। तो आप बताना वीडियो कमेंट में कैसी लगी। कुछ डाउट्स आ रहे हैं आपके इसको लेके, इसके एक्सपीरियंस को लेके मेरे से कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। बाकी हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।